जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 12 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 81 पे, विच इज वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। पुलिस अधिकारी को अधिकार क्षेत्र के बाहर वारंट तामील करने का निर्देश। सेक्शन 81 सबसेक्शन 1 says when a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed. सेक्शन 81 की सबसेक्शन ए कह रही है कि जब एक वारंट किसी पुलिस ऑफिसर के नाम निर्देशित किया जाता है उसकी तामील के लिए, जो कि तामील वारंट जारी करने वाली अदालत के स्थानीय आधिकारिक क्षेत्र के बाहर हो, उस समय आमतौर पर ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसके नाम पे ऐसा वारंट निर्देशित किया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कि कार्यकारी मैजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस ऑफिसर के समक्ष जिसका की ओहदा एक इंचार्ज पुलिस स्टेशन के ओहदे से कम नहीं होगा, इस वारंट को बगैर एंडोर्समेंट यानी कि अनुमोदन के लिए ले जाएगा जिस मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के स्थानीय क्षेत्र में ऐसे वारंट की तामील की जानी मतलूब हो। नेक्स्ट इज सबसेक्शन सेकंड, इट सेज such magistrate or police officer shall endorse his name thereon, and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist such officer in executing such warrant. ऐसा मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जिसके पास की इस वारंट को पेश किया गया है उसके अनुमोदन या उसकी एंडोर्समेंट के लिए वो इस वारंट पे अपना नाम लिखकर इसे एंडोर्स करेगा और ये एंडोर्समेंट या अनुमोदन उस पुलिस ऑफिसर जो कि वारंट की तामील करवा रहा हो उसके लिए ये पर्याप्त अथॉरिटी होगी, उसके लिए ये इख्तियार होगा कि वो इस वारंट को तामील करवा सके। और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो लोकल पुलिस इस पुलिस ऑफिसर की जो कि वारंट तामील करवा रहा है उसकी इस वारंट की तामील में मदद करेगी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3, whenever there is reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or the police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it. Subsection 3 में बताया गया है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर जो वारंट की तामील करवाने गया है उसे लगे कि मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर से वारंट एंडोर्स कराने में, अनुमोदन कराने में जो देरी हो सकती है उसकी वजह से इस वारंट की तामील में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है, उस वक्त ये पुलिस ऑफिसर वारंट जारी करने वाली अदालत के स्थानीय आधिकारिक क्षेत्र के बाहर कहीं भी बिना इस एंडोर्समेंट के या अनुमोदन के इस वारंट की तामील करवा सकता है। सेक्शन 82, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इश्यूड, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर प्रक्रिया जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। Section 82 subsection 1 says
When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or is nearer than the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 73, be taken before such magistrate or district superintendent और कमिश्नर। सेक्शन 82 की सब सेक्शन 1 में बताया गया है, अगर गिरफ्तारी का वारंट ऐसे जिले के बाहर तामील किया गया है जिसमें कि ये जारी किया गया था, तो उस सूरत में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा जिसने ऐसा वारंट जारी किया है, बशर्ते ऐसी अदालत गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर हो या कार्यकारी मैजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस जिनके क्षेत्र में ऐसे वारंट को तामील किया गया है उससे करीब हो। अगर वो अदालत जिसने ये वारंट जारी किया है वो 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर है, तो उस सूरत में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के समक्ष पेश किया जाएगा जिसकी आधिकारिक क्षेत्र में इस वारंट की तामील की गई है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अगर ऐसे व्यक्ति को धारा 73 यानी कि धारा 73 के तहत जमानत सुरक्षा पे छोड़ दिया गया हो तो उस सूरत में इसे पेश नहीं किया जाएगा। Then is subsection 2. On the arrest of any person referred to in subsection 1, the police officer shall forthwith give the information regarding such arrest and the place where the arrested person is being held to the designated police officer in the district and to such officer of another district where the arrested person normally resides. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को उपधारा 1 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा उसकी गिरफ्तारी के बारे में और उस जगह के बारे में जहां की गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रखा गया है उसकी जानकारी गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी उस जिला के नामित पुलिस ऑफिसर को यानी कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को देगा और साथ ही साथ उस जिला के नामित पुलिस ऑफिसर को देगा जिस जिला में वो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति आमतौर पर निवास रखता है या रिहाइश रखता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 83, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर whom such person arrested is brought। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर प्रक्रिया। सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 says the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody to such court। सेक्शन 83 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कार्यकारी मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये लगे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो वही व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी के लिए अदालत ने वारंट जारी किया था, तो ऐसा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस उस व्यक्ति को हिरासत के अंदर उस मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का हुक्म जारी करेगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल बॉन्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच मैजिस्ट्रेट, district superintendent or commissioner
or a direction has been endorsed under section 73 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate, district superintendent or commissioner shall take such bail bond or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant. बशर्ते अगर वो अपराध जमानती है और गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपनी जमानत देने के लिए तैयार है, तो उस सूरत में वो कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस उस व्यक्ति से जमानत मुचलका यानी कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड जो है वो अपनी संतुष्टि के हिसाब से ले सकते हैं, या उस वारंट में धारा 73 के तहत ऑलरेडी ये डायरेक्शन दिशा निर्देश दिया गया है कि गिरफ्तार किए जाने पर अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जमानत पेश करता है, सिक्योरिटी देता है, तो उसे जमानत पे छोड़ दिया जाए, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऐसे व्यक्ति से बॉन्ड या बेल बॉन्ड यानी कि मुचलका या मुचलका जाती लेने के बाद उसे रिहा कर देंगे और ऐसे बॉन्ड को उस मैजिस्ट्रेट के समक्ष या उस अदालत के समक्ष भेज देंगे जिसने कि ऐसा वारंट जारी किया है। Provided further that if the offense is a non-bailable one, it shall be lawful for the Chief Judicial Magistrate, subject to the provisions of Section 480, or the Sessions Judge of the district in which the arrest is made, on consideration of the information and the documents referred to in subsection 2 of Section 80, to release such person on bail. मजीद शर्त यह है कि अगर वो अपराध जिसमें ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो गैर जमानती हो, तो उस सूरत में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट धारा 480 के प्रावधानों के अधीन या जिस जिला में ऐसी गिरफ्तारी की गई है उस जिला का सेशन जज धारा 80 की उपधारा 2 में दी गई जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ऐसे शख्स को जमानत दे सकता है। नेक्स्ट, subsection 2 says nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 73. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक पुलिस अधिकारी को धारा 73 के तहत जमानत सुरक्षा लेने से रोके। नेक्स्ट इज सेक्शन 84, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। Section 84 subsection 1 says, if any court has reason to believe, whether after taking evidence or not, that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time, not less than 30 days from the date of publishing such proclamation. सेक्शन 84 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर किसी अदालत के पास शहादत लेने के बाद या उसके बिना यह मानने के लिए आधार मौजूद हो कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने वारंट जारी किया है वो फरार हो चुका है या अपने आप को छुपा रहा है ताकि ऐसे वारंट की तामील ना करवाई जा सके, तो उस सूरत में ऐसी अदालत एक लिखित उद्घोषणा जारी करके ऐसे व्यक्ति को किसी खास जगह और किसी खास समय, जो कि इस उद्घोषणा के प्रकाशित होने के 30 दिन बाद का होगा, हाजिर आने के लिए हुक्म जारी कर सकती है। सबसेक्शन 2, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। फर्स्ट, ए,
It shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides. B. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides, or to some conspicuous place of such town or village. C. A copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the court house. सेक्शन 84 की सबसेक्शन सेकंड में बताया गया है कि इस उद्घोषणा को निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। पहला, उस गांव या उस नगर जहां की ऐसा व्यक्ति आमतौर पर निवास रखता है, उसकी किसी प्रमुख जगह पर सार्वजनिक तौर पे इस उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया जाएगा। नेक्स्ट इज, उस घर या उस जगह जहां ऐसा व्यक्ति आमतौर पर रहता है, उसके किसी प्रमुख स्थान पर, प्रमुख जगह पर ऐसी उद्घोषणा को चिपकाया जाएगा, या ऐसे गांव या नगर जहां ऐसा व्यक्ति आमतौर पर रहता है, उसकी किसी प्रमुख जगह पर इस उद्घोषणा को चिपकाया जाएगा, या इस उद्घोषणा की एक प्रति को कोर्ट यानी कि अदालत की किसी प्रमुख जगह पर चिपकाया जाएगा। नेक्स्ट इज सबसेक्शन सेकंड, क्लॉज सेकंड। इट सेज द कोर्ट में ऑल्सो, इफ इट थिंक्स फिट, direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides. सबसेक्शन सेकंड की क्लॉज सेकंड में बताया गया है कि अगर अदालत को उचित लगे, ठीक लगे, तो ये निर्देश दे सकती है कि वो जगह जहां ऐसा व्यक्ति आमतौर पर रिहाइश रखता है, उस स्थान के किसी प्रमुख अखबार में ऐसी उद्घोषणा को प्रकाशित किया जाए। सबसेक्शन 3, a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on the specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this sections have been complied with and that the proclamation was published on such date. सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि उद्घोषणा जारी करने वाली अदालत द्वारा लिखित में दिया गया बयान कि उद्घोषणा निर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में बताए गए नियमों के अनुसार पूरी तरह से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का पक्का सबूत होगा कि सभी नियमों का पालन किया गया है और यह उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित की गई है। Next is subsection 4. Where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offense which is made punishable with imprisonment of 10 years or more, or imprisonment for life or with death under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, or under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at specified place and time required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि उपधारा 1 के तहत प्रकाशित की गई उद्घोषणा अगर किसी ऐसे अपराध के आरोपी के बारे में है जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी अन्य लागू कानून के तहत 10 साल या 10 साल से अधिक की सजा, सजाए उम्र कैद या मृत्यु दंड का प्रावधान हो, और ऐसा व्यक्ति घोषित स्थान पे और घोषित समय पे हाजिर ना आए, उपस्थित ना हो, तो उस समय अदालत विचार के बाद ऐसे व्यक्ति को अपराधी घोषित कर सकती है और उसके बारे में एक उद्घोषणा जो है वो जारी कर सकती है।
Next is subsection 5. The provisions of subsection 2 and 3 shall apply to the declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1. Subsection 5 में बताया गया है कि उपधारा 2 और 3 के प्रावधान उपधारा 4 में की गई उद्घोषणा पे ठीक उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वो उपधारा 1 के तहत प्रकाशित की गई उद्घोषणा पर लागू होते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 85, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 says the court issuing a proclamation under section 84 may, for the reasons to be recorded in writing at any time after the issue of the proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed person. सेक्शन 85 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करने वाली अदालत ऐसी उद्घोषणा के बाद किसी भी समय ऐसे कारणों को लिखित में दर्ज करके ऐसे उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति या दोनों को कुर्क करने के आदेश दे सकती है। Next is provided that where at the time of the issue of the proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of proclamation. लेकिन अगर उद्घोषणा जारी करते समय अदालत को शपथ पत्र से या किसी अन्य तरीके से ये इत्तला या जानकारी मौसूल होती है कि वो शख्स जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की जा रही है वो अपनी पूरी संपत्ति या इसके किसी हिस्से को बेचने जा रहा है या अपनी संपत्ति, पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से को अदालत के स्थानीय आधिकारिक क्षेत्र से हटा रहा है, तो उस वक्त उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ यह अदालत उस संपत्ति के कुर्क करने के आदेश दे सकती है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2. Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि ऐसा आदेश उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की की अनुमति देगा जो उस जिला में स्थित है जिस जिला में ऐसा आदेश जारी किया गया है, और ऐसा आदेश उस व्यक्ति की उस संपत्ति की कुर्की की अनुमति देगा जो उस जिला से बाहर है जब वो जिला मजिस्ट्रेट जिसके जिला में ऐसी संपत्ति मौजूद है ऐसे आदेश पर एंडोर्समेंट कर दे या अनुमोदन कर दे। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3. If the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made A. by seizure, or B. by appointment of a receiver, or C. by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf, or D. by all or any two of such methods as the court thinks fit. सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर कुर्क की जाने वाली संपत्ति कोई कर्ज है या अन्य चल संपत्ति है तो उस वक्त इस उपधारा के तहत नीचे दिए गए तरीकाकार से इस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। पहला, जब्ती द्वारा, दूसरा,
किसी रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, तीसरा किसी लिखित आदेश द्वारा जिसमें कि यह आदेश दिया जाएगा कि ऐसी संपत्ति को उद्घोषित व्यक्ति या उसके किसी प्रतिनिधि को न सौंपा जाए। चौथा, इनमें से सभी तरीकों द्वारा या किन्हीं दो तरीकों द्वारा जैसा कि अदालत उचित समझे। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4। If the property ordered to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the state government, be made through the collector of the district in which the land is situate, and in all other cases by taking possession or by appointment of a receiver or by an order in writing prohibiting the payment of rent on delivery of property to the proclaimed person or to anyone on his behalf, or by all or any two of such methods as the court thinks fit. सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि अगर कुर्क की जाने वाली संपत्ति कोई अचल संपत्ति है तो इस उपधारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को कर देने वाली भूमि की स्थिति में उस जिला के कलेक्टर द्वारा की जाएगी जिस जिला में ऐसी भूमि या जगह स्थित है, और अन्य तमाम मामलों में इस भूमि का कब्जा हासिल करके या रिसीवर की नियुक्ति द्वारा या ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें कि उद्घोषित व्यक्ति या उसके किसी प्रतिनिधि पर कर लेने या ऐसी संपत्ति सौंपने पर रोक लगाई जाएगी, या इनमें से सभी तरीकों द्वारा या किन्हीं दो तरीकों द्वारा जैसा कि अदालत उचित समझे। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 5। If the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature, the court may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the court. सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि अगर कुर्क की जाने वाली संपत्ति मवेशी हो या जल्दी से खराब होने वाली कोई वस्तु हो तो अदालत इसके तुरंत बिक्री के आदेश जारी कर सकती है, और इस स्थिति में बिक्री द्वारा प्राप्त धन को अदालत के आदेश के अधीन या अनुसार रखा जाएगा। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 6। The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure 1908. सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए रिसीवर की वही शक्तियां और जिम्मेदारियां होंगी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत नियुक्त किए गए रिसीवर की होती हैं। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं संपन्न करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद।